नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो साथ उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि बच्चे आप लोग अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वह है उत्तक यानी कि टिश्यू। ठीक है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो होते हैं एक जैसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर उत्तक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये जान जाइए कि उत्तक जो होता है सिर्फ सजीवों में ही पाया जाता है। ठीक है, जो उत्तक होते हैं सिर्फ सजीव में पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाता। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यह कहाँ पाया जाता है, सिर्फ सजीवों में ही पाया जाता है। यह नॉन लिविंग में आपका जो है टिश्यू नहीं मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब जो टिश्यू है हमारा मतलब किस तरह के होते हैं, तो टू टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है प्यारे बच्चों प्लांट टिश्यू, और दूसरा क्या है, एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट भी क्या है, वो भी सजीव है। एनिमल क्या है, वो भी सजीव है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें टिश्यू या उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो फिर प्लांट उत्तक, ठीक है, या प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू, अभी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग अलग है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्लांट टिश्यू या पादप उत्तक के बारे में, कि क्या होता है इसमें और क्या नहीं होता है। ठीक है, पादप उत्तक हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है कि जो प्लांट टिश्यू है ये दो भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में डिवाइडेड है आपका, कितने भागों में डिवाइडेड है? दो भागों में। कौन सा है? पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू। पादप उत्तक दो भागों में बटा हुआ है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभज्योतक उत्तक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विभज्योतक उत्तक बोलते हैं। और परमानेंट यानी कि अस्थाई होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अस्थाई उत्तक बोलते हैं। आगे देखिए, अब ये जो आपका ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या विभज्योतक उत्तक है, इसके भी प्यारे बच्चों क्या है, तीन पार्ट है, एक दो आपका तीन है। ठीक है, तो एक एक हो जाएगा, पहला जिसमें है एपिकल एपिकल टिश्यू, दूसरा क्या है लेटरल टिश्यू, और तीसरा क्या है इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वह तीन और सब आपके जो टिश्यूज है उसमें बटे होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी होता है। और इसकी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है एपिकल, क्या होता है लेटरल, क्या होता है और इंटरकैलरी क्या होता है। ठीक है बच्चों, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले रहा हूँ आपको। चलिए इसको देखते हैं। इस तरीके से मान लीजिए कि अ, ये देखिए, ये आपका ऊपर क्या हो गया, ये तना हो गया। इस तरीके से समझिए, ये ये कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है। ठीक है, और ये देखिए, ये इसका जो ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, एपिकल बोलते हैं। ये जो एपिकल लिखा हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एपिकल। तो जो आपका जो यहाँ पर एपिकल टिश्यू है, तो एपिकल टिश्यू क्या करता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। जो प्लांट टिश्यू में दो भागों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो विभ ज्योतक, जहाँ पर लिखे थे विभ ज्योतक लिखा हुआ, मतलब इसमें सेल डिवीजन होता है। विभ ज्योतक ये कहने का मतलब है कि ये जो इनकी जो टिश्यूज होती हैं इनमें क्या होता है, आपका सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो जो एपिकल टिश्यू है कहाँ पाई जाती है, ये आपके सबसे टिप पर, ये जो है टिप वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहीं पर है। तो और एपिकल टिश्यू किस में वृद्धि करती है, पौधे की लंबाई में करती हैं। ठीक है, आगे आइए, लेटरल है। तो लेटरल क्या होता है, साइड्स जिसको बोलते हैं, लेटरल साइड है ना, ये है लेटरल है। तो ये क्या करती है, इसकी चौड़ाई को बढ़ाती है। किसके? पौधे की, जो प्लांट है तो उसकी जो चौड़ाई होती है, उसके तने की जो चौड़ाई होती है, इसको चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करता है, आपका लेटरल टिश्यू करता है। ठीक है, और इसमें एक और है, जैसे इंटरकैलरी टिश्यू क्या होता है। जैसे मान लीजिए पौधा हो गया, फिर यहाँ पर ये पत्तियाँ इसकी हो गई, इधर भी आपका कोई पौधा हो गया, इधर भी पत्तियाँ हो गई। तो आप देख रहे हैं एक नोड है यहाँ पर और यहाँ पर इंटर नोड। तो ठीक है, इन इन दोनों के बीच का जो जगह होता है, ये देखिए यहाँ पर इसका और प्लस इसका, इन दोनों के बीच का जो आपका जगह होता है वो क्या कहलाता है, इंटर नोड। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इंटर नोड। इंटर नोड जो होता है यही इंटर
ये पूरा यहाँ से लेकर के इस पत्ती के जो डंठल जहाँ लगा रहता है इसका प्लस ये इसके बीच का जो स्पेस जो जगह होता है इसी को बोलते हैं इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। और यहीं पर क्या पाई जाती है? इंटर कैलोरी टिश्यू पाई जाती है, जो इनके बीच का जो पौधे का भाग है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका परमानेंट जो टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू क्या कर रहा है? परमानेंट टिश्यू क्या कर रहा है कि परमानेंट टिश्यू एक ऐसा होता है, अस्थाई होता है, इसमें नो सेल डिवीजन। याद रखिएगा, परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता और ये पौधों को क्या प्रदान करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू भी दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। परमानेंट टिश्यू दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और फिर क्या है? सिंपल है। कौन बट रहा है? ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो भागों में बट रहा है, कॉम्प्लेक्स में, और दूसरा क्या हो रहा है? सिंपल में। ठीक है, अब देखिए, अब जो सिंपल टिश्यू है ये भी आपका तीन भागों में बटा हुआ है। PCS, ऐसे याद करिए, PCS, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो भागों में, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और सिंपल जो टिश्यू है, साधारण जो उत्तक है, वह तीन भागों में बटा हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? PCS, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारा है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। एक क्या है? जाइलम है, और दूसरा क्या है? फ्लोएम है। ठीक है बच्चों, तो परमानेंट टिश्यू के जो दो भाग थे, कॉम्प्लेक्स और सिंपल के जो आपके तीन भाग हैं, PCS, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो हम बात करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। हाँ, सिंपल जो हमारा टिश्यू था परमानेंट का, उस पर हम पैरेनकाइमा के बारे में बातचीत करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू हो गया एक, इसका काम क्या है? सॉरी, परमानेंट नहीं, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो है प्यारे बच्चों, पैरेनकाइमा ये करता क्या है? पैरेनकाइमा एक्चुअली ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च का है। कहने का मतलब है, जो पैरेनकाइमा जो उत्तक होती हैं, ये जितना उनको भोजन चाहिए अपने हिसाब का वो भोजन ले लेती हैं। इसके बाद क्या करती हैं कि कुछ भोजन को और अपने पास क्या कर लेती हैं? स्टोरेज का काम करती हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि पैरेनकाइमा जो टिश्यू होती है उसका मेन काम क्या है? तो पैरेनकाइमा क्या करती है बच्चों? स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यानी जो उनका जो भोजन होता है पौधों का, वो स्टोर करके रखती है पैरेनकाइमा। ठीक है, अन्य अन्य इसी का और नाम क्या है? पैरेनकाइमा का अन्य नाम क्या है? क्लोरेनकाइमा भी है। इसी के और भी पार्ट हैं पैरेनकाइमा के, जिसका क्या नाम है? क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेन कहने का मतलब क्या हो गया? ग्रीन। अब जहाँ पर उस ग्रीन वाला पार्ट होगा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा? ग्लूकोज का निर्माण करेगा। तो यही कह रहा है कि जो पैरेनकाइमा का पहला तो काम है स्टोरेज ऑफ स्टार्च है, जितना भोजन चाहिए भोजन लिया, इसके बाद फिर भोजन को अपना स्टोर भी कर लेता है। इसके बाद इसका अन्य नाम है क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा का जो होता है इसमें, क्लोरीन का शब्द का मतलब ग्रीन होता है, और एक इसमें काम हेल्पफुल करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। और इसी आपका पैरेनकाइमा को ही अन्य नाम है एरेनकाइमा है। क्या है? एरेनकाइमा है। जैसा कि क्लियर नाम से क्लियर है, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा कहने का मतलब हो गया कि आपका ये इनकी जो जो टिश्यूज होंगे, इनके बीच में थोड़ा क्या रहेगा? थोड़ा छोटे छोटे क्या रहेंगे? स्पेस रहेंगे, जगह रहेंगे। मान लीजिए एक कोशिका हो गई तो इनके बीच में पूरा सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा? जगह रहेगा, हल्का रहेगा। तो ये किसके काम में आते हैं? तैरने के काम में आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोटस ले लीजिए, कमल, कमल का जो पौधा होता है, तो ये पानी में डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो होता, कौन सी टिश्यूज पाई जाती हैं? एरेनकाइमा पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या था? PCS बताए थे ना। आपका पैरेनकाइमा हो गया। अब C से फिर क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। इसको हिंदी में कहते हैं स्थूल कोष उत्तक। क्या कहते हैं बच्चों? स्थूल कोष उत्तक कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जो हमारी लिप्स होती हैं, ये जो बच्चों हमारी जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां जो होती हैं, ये पत्तियों को देख रहे हैं, आरी आरी जो सबसे बाहरी जो किनारा साइड होता है, देख रहे हैं ग्रीनिश छोटे छोटे डॉटेड बना हुआ में। तो कोलेनकाइमा जो स्थूल कोष उत्तक होते हैं, पत्तियों को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, इनके जो जो आपका किनारे साइड में बाहरी तरफ जो छोटे छोटे डॉटेड बना हुआ है, तो यही कोलेनकाइमा है।
और स्थूल कोश उत्तक भी बोलते हैं। और ये पत्तियों को मजबूती प्रदान करते हैं तथा लचीला, मान लीजिए खूब तेजी से हवा चलता है तो उनको वहाँ से पावर कहाँ से मिलता है, उनको मजबूती कहाँ से मिलती है, या उनके अंदर लचीलापन होता है, कितना झुकते हैं, इतना हवा लगता है, उड़ते हैं, इसके बावजूद भी क्या होता है, उनका लचीलापन बना रहता है। ठीक है। और इनकी जो कोलन कायमा जो उत्तक होती है या होती हैं, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेक्टिन तथा सेलुलोज का, याद रखिएगा, पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना रहता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना रहता है। पी हो गया, सी हो गया, अब क्या आ गया, पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया। अब तीसरा नंबर किसका आ गया बच्चों, स्क्लेरेन्काइमा का जाएगा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा देखिए क्या होता है, ये डेड सेल होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनमें से कौन जो है कि ऐसा उत्तक जो कैसी है, जो डेड सेल के रूप में जानी है, और उसमें लिग्निन, लिग्निन एक पदार्थ होता है, उसका उसमें जमाव होता है। तो क्या बताएंगे, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होती है कैसी होती है, डेड सेल होती है, और इसमें लिग्निन का जमाव होता है। और कहाँ पाया जाता है, बीजों के आवरण में, जो बीज होते हैं ये उसके आउटर कवरिंग पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, नारियल। नारियल का जो बीजों का जो आवरण है, ऊपर कवरिंग देखते हैं ना, इससे खुदरा टाइप का रहता है, इससे क्या है, तो कैसी सेल्स होती हैं, वो डेड सेल होती हैं और मजबूती प्रदान करती हैं, और उसमें लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब चलिए कॉम्प्लेक्स आपका टिश्यू, अभी सिंपल में पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा हो गया। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, इसको थोड़ा देख लीजिए। ये आपका ये हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, हाँ, भूमि, और नीचे देखिए इस तरीके से आपका क्या बना हुआ है, ये जड़ें गई हैं, जैसे प्लांट हो गया, पूरा हमारा पौधा हो गया, हाँ, ये तना हो गया, ये पौधे का तना हो गया, फिर यहाँ से पत्तियां बनी हुई हैं, हाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, पत्तियां बनी हुई हैं, ये हो गया। और इसके बाद देख रहे हैं ये पत्तियां हैं, तो पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में क्या पाता है, ये फ्लोएम होता है। क्या पता है प्यारे बच्चों, फ्लोएम। तो पत्तियां क्या करती हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। और ऐसा तो नहीं है कि ये जो पत्तियां हैं, जो भी अपना भोजन बनाई ग्लूकोज के रूप में बनाई हैं, तो ये वाली लीफ है अपना ले अपने पास बस अपने खाने भर कर रखेंगी, ऐसा नहीं करती हैं। पत्तियां जब भोजन बना ली है तो इसके बाद होने के बाद ये यहाँ से फिर ये नीचे अगर पत्ती आप ये लीफ यहाँ पर है, तो इसको भी यहाँ से भोजन को, इस ग्लूकोज को यहाँ से यहाँ देने का काम करती हैं, फिर यहाँ से फिर ऊपर देने का काम करती हैं, और लीव्स रहेंगी तो वहाँ भी देने का काम करेंगी। कहने का मतलब यह है कि आपका जो फ्लोएम होता है, ये आपका टूबे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, इनका जो ये जो आपका ग्लूकोज है, जो भोजन है, इनको पहुंचाने का काम करते हैं। कौन करता है, आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत जो आपका फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें होती हैं। तो फ्लोएम आपका पत्तियों में पाया जाता है, भोजन का निर्माण करके, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करती है। और उसके बाद आपका टू वे इनका आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस भोजन का, उस ग्लूकोज का, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम आगे और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये जाइलम, क्या है प्यारे बच्चों, जाइलम, जड़ से जाइलम, जड़ से क्या हो गया, जड़, कहाँ हो गया, ये जड़ों में, ये जो इस तरीके से जड़ें बनी हुई हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। और ये क्या करता है, पृथ्वी से नीचे से क्या करता है, विभिन्न प्रकार के पानी और एक खनिज लवणों को लेकर के ये क्या करता है, ऊपर की तरफ ये पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम आपका भूमि से आप क्या लेता है, पानी लेता है और खनिज पदार्थ, इनको लेकर के पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाने का काम करता है। क्या क्या पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है और खनिज मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं उनको पहुंचाने का काम करता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका जाइलम होता है, यह वन वे इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। नीचे से कहाँ होता है प्यारे बच्चों, ऊपर, देखिए नीचे से हो रहा है ना, ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, एक और टर्म है, देख लीजिए, ये आपका जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, या इनको एक टर्म दिया जाता है वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम, एक्स मतलब जाइलम हो जाएगा और पी से फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इनको वैस्कुलर टिश्यू का नाम दिया जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं संवहनी उत्तक। संवहनी कहने का मतलब है, संवहनी मतलब संवहन करना, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना।
ठीक है। तो जाइलम क्या करता है बता चुका हूँ, फ्लोएम क्या करता है, तो इस लिखे एक प्रकार से हो गया। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ जाइलम, अभी जो मैंने देखा है जाइलम, ठीक है। तो ये अब जाइलम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ना, ठीक है, उसको देख लेते हैं फटाक से। चलिए देखिए क्या करता है। तो जाइलम जो कंपोनेंट है, पहला है जाइलम वेसल्स है, दूसरा है जाइलम फाइबर है, और तीसरा क्या है ट्रैकिड्स है, चौथा क्या है और जाइलम पैरेनकाइमा है। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंट ऑफ जाइलम में ये चार चीजें पाई जाती हैं। तो जाइलम जाइलम उसको रहने दीजिए, आप कैसे याद रखिए, वेसल्स, फाइबर, और क्या है ट्रैकिड्स, और क्या है पैरेनकाइमा है। तो जो तीन होती है वेसल्स, VFT, क्या है प्यारे बच्चों, VF और T, वेसल्स, फाइबर और आपका ट्रैकिड्स, ये तीनों क्या होते हैं, ये डेड होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, ये डेड सेल होती हैं। तो जो हमारा P है यानी कि पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा जो होता है, ये क्या होता है, सजीव होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो जाइलम के जो है आपके चार पार्ट होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेनकाइमा, जिसमें से पैरेनकाइमा क्या होती है, सजीव होती हैं, बाकी तीनों क्या होती हैं, निर्जीव। अब देखिए फाइबर है, तंतु है, तो क्या होगा, डेड होगा ही। और इसी के ऊपर नीचे वाले वाहिकाएं हैं, वेसल्स हैं, और ट्रैकिड्स या वाहिनिकाएं। ठीक है बच्चों, VFT याद रखिएगा, VFT जो है, VFT आपके डेड है, और पैरेनकाइमा यानी कि P जो है, पैरेनकाइमा क्या होता है बच्चों, सजीव होता है। चलिए कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम देख लीजिए। फ्लोएम में वही चीज़ है, इसमें भी आपके चार इसका कंपोनेंट बटे हुए हैं। तो फ्लोएम फाइबर है, क्या है बच्चों, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर हो गया, और फिर फ्लोएम पैरेनकाइमा हो गया, और फिर कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब। ठीक है, तो इसमें भी याद रखिएगा, ये फाइबर, फाइबर कहीं भी आएगा समझ जाइए क्या है, वो डेड है। वो कैसी सेल्स है, डेड सेल है। और बाकी जो तीन है आपके पैरेनकाइमा, है पैरेनकाइमा, देखिए हम ऊपर बात किए थे। ठीक है, और इसमें उसमें भी लिविंग था, तो यहाँ भी लिविंग होगा। फाइबर वहाँ पे डेड से था, यहाँ पे डेड। और फिर और दो दो तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंपेनियन सेल और आपका सीप ट्यूब। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कंपेनियन सेल और आपका सीप ट्यूब कहाँ पाया जाता है, जाइलम में कि फ्लोएम में। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा तो आप समझ जाइए कि फ्लोएम में पाया जाता है। कंपेनियन सेल्स यानी कि साथी कोशिका हिंदी में, या सीब ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीब ट्यूब कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, या हिंदी में बोलते हैं चलनी नलिका, चलनी नलिका, ये लिविंग सेल्स होती हैं, और कहाँ पाई जाती हैं, फ्लोएम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, ये हो गया, अभी हमने किसके बारे में देखा है, प्लांट टिश्यू के बारे में देखा है। आइए अब देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में क्या है, एनिमल टिश्यू जो बच्चों, यह चार भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से, देखिए देखते हैं। एनिमल टिश्यू आपका है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारा जंतु उत्तक है, एनिमल टिश्यू है, वह चार भागों में बटा हुआ है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, ECMN, ऐसे याद कर लीजिए, ECM और एन। ठीक है, ई से एपिथेलियल, सी से कनेक्टिव, एम से मस्कुलर और एन से कहा जाएगा बच्चों नर्वस। नर्वस, ठीक है। चलिए, नर्वस टिश्यू या तंत्रिका आपका उत्तक। ठीक है, तो और देखते हैं इसमें क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका ये नर्वस जो तंत्रिका जो आपका टिश्यू होता है, ये सबसे लंबी होती हैं। क्या होती हैं, सबसे लंबी होती हैं, याद रखिएगा। ये क्या होती हैं, सबसे लंबी होती हैं, और इनका पुनर्जन्म नहीं होता। रीजनरेशन की जो पावर होती है, आप अच्छे से समझते हैं, आपका जो है, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे हैं, एक बार जो बन गई बन गई। ठीक है, तो कितने हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, 80 मिलियन नहीं, 80 बिलियन। याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में, ठीक है, कितने आपके न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे, 80 बिलियन। ठीक है, ये आपका लगभग 100 करोड़ के लगभग होते हैं। ठीक है, ये आपके न्यूरॉन्स। होता क्या है, ये जितना बना रहता है, और इसमें पुनर्जन्म की तो पावर होती नहीं है। तो जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता रहता है, धीरे धीरे अपने वृद्धावस्था तरफ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी संख्या कम होने लगती है। एक्चुअल संख्या इतनी है, और इसके बाद, लेकिन इसमें पुनर्जन्म तो होता नहीं, रीजनरेशन की पावर तो होती नहीं है।
या होती भी तो बहुत धीमा होता है, बहुत स्लो होता है। दैट्स वाई इनकी संख्या जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, डाउन होने जाती है, कम होती जाती है। आइए एपिथेलियल के बारे में बात कर लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ये उपकला यानी रक्षा का काम करती है, कवच का काम करती है, और सबसे क्या होती है, यह कोशिकाओं के सबसे ऊपरी टॉप पे, ईपी है ना, ईपी ऑन टॉप, यानी कि सबसे बाहरी। कनेक्टिव का काम करता है क्या बच्चों, कनेक्टिव जोड़ने का काम करता है, और ये मोस्ट अबेंडेंट सबसे अधिक है। कोई पूछे सबसे अधिक एनिमल आपके जो टिश्यू हैं, एनिमल टिश्यू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, तो सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एनिमल टिश्यू में सबसे अधिक तो क्या बताएंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और सबसे अधिक होता है। मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे, मांसपेशियम पाए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम एपिथेलियल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये आपका ये भी कई भागों में बटा है। चलिए देख लेते हैं। स्क्वैमस, पहला क्या है, स्क्वैमस। स्क्वैमस का मतलब एक पतली सी होती है, देखिए अब मैंने चित्र यहाँ बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं, फ्लैटेंड टाइप का, चपटा टाइप का ये है, और ये चपटी होती हैं, और कहाँ पाई जाती हैं, आपकी आर्टरी या धमनी में पाई जाती है स्क्वैमस, और ये बहुत पतली होती हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं ये बहुत ही थीन होती है, बहुत पतली होती हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये आपके आर्टरीज या धमनी में पाई जाती हैं, ठीक है। स्क्वैमस होगा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हो गया। और दूसरा क्या है बच्चों, क्यूबॉइडल है। क्या है, क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल कैसा शेप होता है, क्यूब टाइप का होता है, इस तरीके से ये क्यूब टाइप का बना रहता है, क्यूबॉइडल शेप, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। स्क्वैमस क्या चपटी होती हैं, धमनी में पाई जाती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आर्टरी या धमनी में किस प्रकार की एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, स्क्वैमस बताएंगे। अब अवशोषण का काम कौन करता है, क्यूबॉइडल करता है। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्यूब लाइक का होता है, ठीक है। आइए कॉलमनर, जैसा लिखा है कॉलमनर, नाम से क्लियर है कॉलमनर। तो जैसा क्या होगा, कॉलम इसमें देखिए छुपा हुआ है ना, कॉलम, ये क्या होता है, इस तरीके से ये आप कैसे समझ जाइए, जैसे घर बनाते हैं ना, कॉलम बना रहता है, ये कॉलम बनाते हैं ना, पिलर बनाते हैं, तो ये जो होता है एक दूसरे से अटैच रहते हैं, सब जुड़े रहते हैं। तो कॉलमनर जो आपका टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, ये आपका ये कॉलम टाइप के, मतलब ये थोड़ा लंबी लंबी, मतलब इनकी गहराई क्या होती है, लंबी लंबी होती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलमनर। क्या नाम है बच्चों, सिलिएटेड। तो ये सिलिएटेड जो कॉलमनर होता है, ये भी कॉलमनर, देखिए मैंने यहाँ चित्र बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है कॉलम छोटे छोटे, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे ये सिलिया पाए जाते हैं, ये रोमा या बाल जिसे आप कहते हैं, छोटा छोटा इस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। और ये कहाँ पाया जाता है, ये जो कॉलमनर सिलिएटेड कॉलमनर है एपिथेलियल टिश्यू, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सिलिया, या इसी को आप बाल भी कह सकते हैं। तो नाक है ना, नाक है ना, नाक के अंदर देखते हैं आपके छोटे छोटे रोवेदार एक बाल होते हैं ना, तो उसी को सिलिया बोलते हैं, बाल बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि प्रदूषण से हमको बचाने का काम करते हैं, ठीक है। बाहर से कोई गंदगी है, धूल है, डस्ट इत्यादि जब हमारे नाक में प्रवेश करते हैं, तो ये जो सिलिया या बाल है, सिलिएटेड कॉलमनर है, ये हमको उसको बचाने का प्रयास करता है, ठीक है बच्चों। आगे फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल है, जो महिला का जो जनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वहाँ पर भी ये छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। इसको जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अभी हमने एपिथेलियल की बात की थी, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। और कनेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम, सबसे अधिक संख्या में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्ट करना मतलब जोड़ना, ठीक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सनेजी उत्तक हो गया। और इस ये भी आपका ये लगभग 4 प्रकार का है। तो कौन कौन है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, और क्या है, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्लड, ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। लिम्फ को हिंदी में क्या कहते हैं, लसिका। एग्जाम्पल याद रखिए कि ब्लड और लिम्फ जो होते हैं ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। एक कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला काम है, जैसे सनुजी वाला। एडिपोज, जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टोरेज ऑफ फैट। एडिपोज टिश्यू होते हैं, क्या करते हैं ये बच्चों, फैट को स्टोरेज करने का काम करते हैं। एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, एरियोलर टेंडन और लिगामेंट, जो हमारे बॉडी में टेंडन और लिगामेंट होता है, इनके बीच में कौन सा टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू। और बोन और कार्टिलेज भी अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, बोन और कार्टिलेज, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
अभी कुछ टर्म है, एक होता है टेंडन और लिगामेंट। जैसे क्वेश्चन पूछता है आपके नीट वगैरह के एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है, अब जबकि इतनी बड़ी परीक्षा होती है, पूछता है कि जो टेंडन होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसे पूछता है। चलिए देखते हैं आगे। एमटीबी, देखिए ध्यान से, एमटीबी और बीएलबी है, क्या है, एमटीबी और बीएलबी। तो यहाँ पर एम का मतलब हो गया मसल, टी का मतलब हो गया टेंडन, और बी का मतलब क्या हो गया, बोन। और तो पूछता है कि जो टेंडन है, ये आपका जो टेंडन है टेंडन किसको किसको जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे याद रखिएगा, एम टी बी मतलब मसल टू बोन, मसल, मसल यानी मांसपेशियों को, बोन यानी कि हड्डियों को, मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है प्यारे बच्चों, टेंडन करता है। कौन करता है, टेंडन, ठीक है। और बीएलबी मतलब बी का मतलब क्या हो जाएगा, बोन हो जाएगा, और फिर बोन, एल का मतलब लिगामेंट हो गया, और फिर आपका बोन, ठीक है। तो बोन टू बोन अटैचमेंट को क्या कौन करता है, लिगामेंट। बोन टू बोन अटैचमेंट को कौन करता है, लिगामेंट करता है, और मसल टू बोन क्या करता है, टेंडन करता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब मस्कुलर में आ गया, तो मस्कुलर यानी कि मसल, तो थोड़ा मस्कुलर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं मसल्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में। तो हमारे बॉडी में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है बच्चों, 635। कितनी पाई जाती है, ये लगभग, देखिए मैंने लगभग आगे पीछे, देखिए बायोलॉजी में किसी को संख्या को आप डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट इतनी ही, लेकिन आप एक अप्रॉक्स मान सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग है उनमें मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे आप, 635, ठीक है, 635। अब जो हमारी मसल होती है कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल, कार्डियाक मसल, और स्मूथ या नॉन स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड को बोलते हैं रेखांकित, क्या बोलते हैं बच्चों, रेखांकित। और कार्डियाक, जहां कार्डियाक, कार्डियाक आपका जुड़ गया, किससे संबंधित है बच्चों, जो हृदय से हो गया। और स्मूथ या नॉन स्ट्रेटेड मसल को अरेखांकित होते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेंगे सबसे पहले स्केलेटल मसल के बारे में। तो ये जो हमारा स्केलेटल मसल है, ये देख रहे हैं स्केलेटल मसल क्या करती है, इसमें छोटी छोटी, ये देखिए स्केलेटल मसल का मैंने चित्र बनाया हुआ है, तो देख रहे हैं इससे ऐसे इस तरीके से क्या है, छोटी छोटी रेखाएं इसमें कटी गई ना, तो इसको आपको रेखाएं भी कहा जाता है। स्केलेटल मसल को क्या कहा जाता है, देखिए ऊपर रेखांकित बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्केलेटल मसल को रेखांकित आपका मसल भी कहलाती हैं। और एक ऐसी होती है, वॉलंटरी होती है, एक ऐसी मसल्स होती हैं बच्चों, वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक होती हैं। स्केलेटल मसल ऐच्छिक होती हैं, और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जीभ में, कहाँ पाई जाती हैं, जीभ में, मुंह में और हथेली में। कहने का मतलब जीभ अपने मन से तो काम करेगा नहीं, अगर हम उसको चाहेंगे बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा, अंदर रहना चाहेंगे तो अंदर ही रहो, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल, जीभ में कौन सी मसल पाई जाती है, स्केलेटल मसल पाई जाती हैं, या रेखांकित मसल पाई जाती है। मुंह है, हम जब चाहेंगे मुंह खुलेगा, हाँ, कोई हमारे मुंह में जबरदस्ती कुछ नहीं डाल सकता। तो ये जब चीजें हैं, ये भी कैसी हमारी है, स्केलेटल मसल है। हथेली है, हमारी हथेली की जो मांसपेशियां होती हैं, ये हम जब चाहेंगे तभी अपनी हथेली को बंद कर सकते हैं, हथेली को खोल सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं बच्चों, ये सब स्केलेटल मसल के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब ये सब वॉलंटरी मसल है। आगे देखिए, आगे है फिर स्मूथ मसल, क्या है प्यारे बच्चों, स्मूथ यानी कि चिकनी मसल। ये देख रहे हैं, ये मतलब ये आपका स्टार्टिंग में पहले पतली, फिर बाद में चौड़ी, फिर बीच में डॉटेड डॉटेड, फिर देख रहे हैं इधर आपका फिर पतली। तो स्मूथ मसल जो होती है इनवॉलंटरी होती है। एक ऐसी होती है बच्चों, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी करने का मतलब क्या होगा, अनैच्छिक होती है। स्मूथ मसल कैसी होती है, अनैच्छिक मसल होती है। आप कहेंगे सर इसको जरा और समझाइए, इसका एग्जाम्पल दे करके देखिए। स्मूथ मसल जो होती हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, पाचन। अब ऐसा तो नहीं ना है कि आप इसलिए इसको अनैच्छिक बोलते हैं क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि स्मूथ मसल जो होती हैं ये हमारी इच्छा के बिना भी काम करती हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव मसल, हम खाना खा लिए, हम कहें कि नहीं आज हम बढ़िया बढ़िया खाना खाए हैं, मिठाई है, पूड़ी है, जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ खा लिए हैं, अब हम उसको पचने नहीं देंगे, सिर्फ हमारे पेट में रहेगा 2 दिन 4 दिन।
क्या हमारी इच्छा से अनुसार? नहीं। आप जैसे खाना खाएंगे तो तुरंत मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। तो जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसकी जो आपके जो पाई जाती है तो स्मूथ मसल वहाँ पर काम करती है। यूट्रस, जो महिलाओं के अंदर जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय की जो आपकी जो मसल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? आपका स्मूथ मसल होती है। और कैसी होती हैं? इनवॉल्नरी होती है। और यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र क्या होता है? एकत्रित होता है। ठीक है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया। और आपका यूट्रस, गर्भाशय और यूरिनरी ब्लैडर, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे से कंट्रोल नहीं होती, इनवॉल्नरी होती है। ये अपने हिसाब से हमेशा काम करती रहती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कार्डियाक मसल क्या हो गया? कार्डियाक मसल क्या होती है? कार्डियाक मसल कहने का मतलब हो गया, कार्डियाक सबसे समझ गए, हृदय वाली बात हो गई। तो ये स्केलेटन की तरह काम करती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? रेखांकित होती हैं। और ये भी इनवॉलंटरी होती है कार्डियाक। और ये इसमें शाखाएं भी विभिन्न प्रकार की, देखिए यहाँ पर शाखाएं हैं ना, यहाँ से ये ब्रांच निकली है, यहाँ से ये ब्रांच निकली है। तो इस तरीके से क्या होती है ये बच्चों? शाखान्वित होती हैं। एक बात याद रखिएगा, तो ये कार्डियाक मसल कहाँ पाई जाएंगी? हृदय में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? हृदय में। तो क्या हम ऐसा चाहेंगे कि आज हमारा दिल न धड़के, 2-4 दिन हृदय न धड़के, फिर उसके बाद धड़के? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। और हृदय तो हमारा हमेशा कंटिन्यूअस काम करता है, रात हो, दिन हो, सोए हो, जाग रहे हो। तो उसमें याद रखिएगा कि कार्डियाक मसल इनवॉल्नटरी होती हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। और कुछ तो गुण आपके स्केलेटल मसल की तो होती हैं। और इसका एग्जांपल आपका हार्ट हो गया बच्चों। क्या हो गया? ये हार्ट इसका एग्जांपल होगा कार्डियाक मसल का। ये तो आपको याद ही रहेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? नॉन फैटिक। फैटिक का मतलब होता है थकान होता है। तो इनमें थकान क्यों नहीं होता है? कार्डियाक मसल में थकान क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? वहाँ पर उपस्थित होती है। कहाँ पर उपस्थित होती है? हार्ट्स में। जो हमारे हार्ट है, जो हमारा हृदय है, हृदय में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। दैट्स वाई वह रात दिन काम करता है, इसके बावजूद भी उसमें थकान नहीं होती है, हार्ट को थकान नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब छोटे छोटे कुछ और भी फैक्ट्स हैं, 2-4 देख लीजिए। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? क्या होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? क्या बताएंगे? ग्लूटियस मैक्सिमस। याद रखिएगा, सबसे बड़ी मांसपेशी, ये फैक्ट है, इसको रट लीजिएगा। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। ठीक है, ये थाई आपके बोन जो बैक साइड पीछे होता है, ये वहां पर पाया जाता है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है बच्चों, और सबसे लंबी, याद रखिएगा, सबसे लंबी मांसपेशी क्या होती है? सार्टोरियस। क्या नाम है बच्चों? सार्टोरियस, याद कर लीजिएगा। ये अग्रभाग की तरफ होती है, थाई बोन में भी पाई जाती है, ये भी इस सार्टोरियस। और सबसे बड़ी, बड़ी कहेगा तो ग्लूटियस मैक्सिमस, और लंबी कहेगा तो सार्टोरी, लंबी सार, लंबी सार, ऐसे याद करिए। लंबी सार हो जाएगा, लंबी में सार और बड़ी में ग्लूटियस, ऐसे बस याद कर लीजिए। बड़ी पूछेगा तो ग्लूटियस और लंबी पूछेगा तो सार्टोसियस। और सबसे छोटी पूछेगा तब स्टेपीडियस। स्टेपीडियस क्या हो जाएगी बच्चों? स्टेपीडियस। अभी हम बता रहे हैं स्टेपीडियस के बारे में, कहाँ पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, ठीक है, हमारा ये लास्ट पेज है। चलिए, स्टेपीडियस कहाँ पाई जाती है तो हम पहले आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा कान होता है बच्चों, ये जो हमारा कान होता है, ये कान में देखिए आपके 3 तरह की बोन्स पाई जाती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपस। मैलियस, इंकस एक कान में इधर हो जाएगा, 2 हमारे कान होते हैं, तो दोनों कानों को मिला करके कितने हो जाएंगे? 1 2 3, 3 जोड़ी हो जाएगा। तो एकदम इसी क्रम में है। जैसे मान लीजिए आपका एक कान हो गया, तो कान के पहले क्या पा जाएगा? मैलियस, फिर इंकस, फिर स्टेपस। ये यही क्रम है, मैलियस, इंकस, स्टेपस, ये तीनों क्रम हो गया। होने के बाद फिर क्या होता है? जो लास्ट में आपका स्टेपस है, स्टेपस नाम, ये भी जानते हैं कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के अंदर सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, और उसका नाम क्या है? स्टेपस है, छोटी बोन की हड्डी के बारे में। और जब पूछेगा कि नहीं सबसे छोटी मसल्स कौन सी है, तो क्या बताएंगे? स्टेपीडियस है। कहाँ पर है वो? जो छोटी, जो स्टेपस नाम की जो बोन थी, हड्डी थी, जो सबसे छोटी हड्डी, उसी के पास में स्टेपीडियस नाम की जो मसल, सबसे छोटी मसल होती है, सबसे छोटी मांसपेशी वहीं पर पाई जाती है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम बताइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? जा मसल दे देगा, या आपका क्या हो जाएगा? मैसेस्टर। क्या हो जाएगा? मैसेस्टर। ये भी कहाँ पाया जाता है बच्चों?
आपके जा यानी कि जबड़े में ही पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि मैंने अपने समझाने का पूरा प्रयास किया है। एक बार दो बार वीडियो थोड़ा और देख लीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों, टिश्यूज़ वगैरह को समझना जानना, तो ठीक है, बिल्कुल आप आराम से पढ़ें, मेहनत करें, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी वीडियो को शेयर करें। और ये हमारा ये पढ़ाने का नया तरीका कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है बेटा, थैंक यू।